जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे परफेक्शन आईएएस का 69 बीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ 1 है, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें और बाकी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है इसमें कि बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। इन्होंने कोचीन गोवा दमन में फैक्ट्री खोली। इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ सख्ती का भी प्रयोग किया। और चौथा है कि अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार किया। क्या पूछा है कि विचार करें, और सबसे पहले तो ये देखना है कि पूछा क्या है। सही कूट का चयन करें। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन सी सही है। सी सही है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें क्या सही है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट भी सही है, बेहद मुनाफा, और सेकंड भी और थर्ड भी। इसमें क्वेश्चन दिया है चौथा नहीं सही है, क्योंकि अल्बुकर्क ने 1508 में नहीं, 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। और पुर्तगालियों की बात हो रही है तो यहाँ पे हम ये भी याद करेंगे कि भारत में पुर्तगाल जो थे, पुर्तगालियों का प्रथम संस्थापक किसे कहा जाता है? तो प्रथम संस्थापक कहा जाता है अल्मेडा को। किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अल्मेडा को। और भारत में पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अल्बुकर्क को। किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहादर शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, जिनमें शामिल नहीं था। क्या इसमें शामिल नहीं था? तो आइए देखते हैं। जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, तो ये तो इसमें शामिल था। आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी, तो ये भी शामिल था। जयसिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया, और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई, वह गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो डी तो सही है, लेकिन जो ये सी है वो नहीं है, कि जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? तो इनको मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, तो आइए फिर ये हमारा सी ऑप्शन इसमें होगा कि जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है कि ये किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो ये कौन कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी। और कब कहा था? तो 1551 ईस्वी में अवध की रियासत के बारे में ये कथन इसका था। फिर नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली में हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही है 10 मई 1857 को, तो दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ था, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये होगा बहुत ही शीघ्र यह विद्रोह पंजाब से नर्मदा नदी तक फैल गया। कुंवर सिंह जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे, और फिर 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हैदराबाद राज्य के उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की थी? तो ये निज़ाम उल मुल्क। ये मैंने लूसेंट का जब क्वेश्चन करवाया था तो ये क्वेश्चन उसमें था, और ऊपर भी वो क्वेश्चन था। फिर बंगाल का, फिर नेक्स्ट है 6 नंबर कि बंगाल के नवाब में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था? तो ये कौन दिया था? तो ये दिया अलीवर्दी खां। किसने दिया था? तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने मराठों के जो बार बार हमला हुआ था उससे तंग आकर ये मतलब जो हिस्सा था उड़ीसा का एक मराठों को दे दिया। फिर क्या हुआ कि इसी में है कि अंग्रेज़ों को मधुमक्खी से तुलना भी इसी ने की थी। किसने की थी? तो अलीवर्दी खां ने। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन पर चयन करें। अंग्रेज़ों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया, तो ये कथन गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथों से 1798 में नहीं, इसका होगा राइट आंसर कि 1799 में। कब? तो ये राइट आंसर होगा जो वो 1799 में मारे जाने पर टीपू ने सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। हाँ, मारे जाने तक। तो यहाँ पे मतलब डाटा जो है 1798 नहीं रहेगा, 1799, तो इसलिए ये गलत है। उसने एक कैलेंडर को लागू किया, ये भी सही है। इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली, ये भी सही है।
इसने रंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो और फिर इसके जो इसका ध्वज था उस पे शेर का चिन्ह था। ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने लूसेंट में करा रखा है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बंगाल में 86 विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो तीर्थस्थलों की यात्रा करने पर वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध, ये भी सही है। 1770 में बंगाल पर बड़ा भयंकर अकाल, ये भी सही है। जमींदारों से उनकी जमींदारी छीना गया, तो ये कथन नहीं सही है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 9 का ए हो जाएगा। और ये जो जमींदारी से उनकी जमींदार प्रथा है, तो ये तो नहीं होगा। और इसमें हमको याद रखना है कि 86 विद्रोह जो था, इसके मुख्य नायक कौन थे, तो पंडित भवानी चरण पाठक थे। कौन थे, पंडित भवानी चरण पाठक। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर कि निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है। आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रभावशाली थे। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भारत का गुणगान हो रहा है, मतलब भारत के लिए अच्छे वर्ड बोले जा रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि भारत का होस्ट कोई कर रहा है, भारत की तरफ से कोई होस्ट कर रहा है। तो ऐसे हमारा होस्टिंग याद हो गया। और होस्टिंग कौन करेगा, होस्ट आगे कौन करेगा, जो रन करेगा, मतलब जो आगे आगे जल्दी जल्दी जाएगा या दौड़ेगा, वही। तो वॉरेन होस्टिंग इसका राइट आंसर हो गया, वॉरेन होस्टिंग। फिर नेक्स्ट है कि लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये राइट आंसर है, यही देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, सही है। डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया। तो ये भी सही है। डच की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में जैसे द्वीपों में थी, जहाँ से मशाले खूब पैदा होती, ये भी सही है। डचों ने पटना में अपने कारखाने में स्थापित किए 1633 में, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे होगा 1632। कब किए, तो ये 1632 में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा 1632। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 1987 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसे नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राजस्व को सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि कहाँ के गवर्नर को सलाह दी थी, तो ये मद्रास के गवर्नर को। फिर नेक्स्ट है कि वर्तमान में कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो सूतानदी तो था, गोविंदपुर भी था, कालीकता भी था, 24 परगना जो था वो नहीं था। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, तो पूछा है शामिल नहीं था, तो हमारा 24 परगना राइट आंसर होगा। अब इसमें देखें कि जो सूतानदी और कालीकता था, इन्हीं तीनों को मिलाकर, सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर को ही मिलाकर एक बड़े नगर की स्थापना हुई जिसे कोलकाता कहा जाता है। और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द में फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया गया था। तो ये भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधित कथन कौन सा असत्य है। तो भारत से क्या पूछा है क्वेश्चन कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था। ठीक है, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड हो गया था। फिर नेक्स्ट है कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे हैं, नगरों का केंद्र बन गई। तो ये तो सत्य है। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की, तो ये तीनों तो सत्य हैं। ठीक है, असत्य पूछा है ना, तो 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी के 10 वर्षों के लिए दिया गया। तो ये गलत है, यहाँ 10 नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 15। कितने वर्ष तक, 15। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने भारत में जिस राज्य को सबसे
पहले अपने अधीन किया था वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था? तो बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे, तो ये तो कारण था। फिर 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे, ये भी था। फिर नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी, ये भी था। मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देते थे, तो ये कथन जो था वो नहीं था। बट यहाँ पूछा क्या है कि महत्वपूर्ण कारण नहीं था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि किसने प्लासी के युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो किसने की थी? तो ये की थी नवीन चंद्र सेन ने। किसने की थी? तो नवीन चंद्र सेन ने। फिर नेक्स्ट है, कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो। उपयुक्त कथन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये कर्नल मालसन से। फिर नेक्स्ट है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेस्ली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था? तो ये किसका सहारा नहीं लिया? तो पहला क्वेश्चन है कि सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। तो ये तीनों तो था। किसका पूछा है कि किसका सहारा नहीं लिया था? तो डी होगा, व्यपगत सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है कि किसने गर्वपूर्वक घोषणा की काफिरों की दयनीय दशा बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से इच्छा है एक युद्ध की तरह मर जाना, एक योद्धा की तरह मर जाना, ये किसका कथन था? तो ये तो टीपू सुल्तान का था। फिर नेक्स्ट है कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे तो यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय कारण होगा। तो ये किसका कथन था? तो ये था चार्ल्स नेपियर का। तो इसमें तो ये नाम नहीं दिया है, तो इसलिए हम इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? तो किस एक्ट के तहत? तो वो था इसका था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो मतलब आया था, तो इसमें था ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। फिर नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो इसकी पृष्ठभूमि अनेक सामाजिक सुधार किए गए और आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया। महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीनों ही होगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है इसी में बारदोली सत्याग्रह जो जून 1900, इसके बारे में जानते हैं कि बारदोली सत्याग्रह क्या है और कब से था। तो बारदोली जो सत्याग्रह है वो जून 1928 में, कब? जून 1928 में और गुजरात में हुआ था और ये किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें क्या था कि जो सरकार द्वारा लगाई लगान रहती है उसमें 22% की वृद्धि हुई थी इस कारण। फिर नेक्स्ट है कि मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। ये किसका था? तो जॉन सुल्विन का था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जॉन सुल्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई थी। तो ये तो सही है, ठीक है। पूछा है सही नहीं है, तो ये तो सही होगा। फिर नेक्स्ट है कि 1888 में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये भी सही है। और इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। तो ये कथन तो गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में क्या, मतलब उसके लिए पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष में के अंत में 3 दिवसीय अधिवेशन होता था।
फिर अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे। अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही कथन सही है। फिर साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं